हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आपका टैक्स का एग्जाम, कॉस्ट का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों। अब टैक्स हो चुका है, कॉस्ट हो चुका है, अब आखिरी पेपर की बारी है। अब आखिरी बार लर्निंग की बारी है दोस्तों। ये कंज्यूमर बिहेवियर को भी क्रैक करना है, और ऐसे वैसे तरीके से क्रैक नहीं करना है। जो गलतियां तुमने टैक्स में की, कॉस्ट में की, उस गलती को रिकवर करने का टाइम आ गया दोस्तों। कंज्यूमर बिहेवियर में सबके 80 प्लस चाहिए, तो आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दो, नो फांकीबाजी। मुझे पता है कि अगर आप लास्ट दिन भी पढ़ोगे तो भी कंज्यूमर बिहेवियर में पास हो जाओगे, लेकिन क्यों होना है पास? जो गलती तुमने टैक्स में, कॉस्ट में की, उस गलती को रिकवर करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। आज से हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का बेहतरीन वन शॉट करने जा रहे हैं दोस्तों, जहां पे हर एक चैप्टर को बहुत ही बढ़िया वे में आप लोग को समझा दिया जाएगा। आप लोगों का काम बस इतना रहेगा कि घर में आप लोग काइंडली लर्न कीजिएगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं भाई, तुम लोग लर्न करना, घर में याद करना। हम कितना भी समझा दे, तुम जब तक पढ़ेगा नहीं इसको, लिखेगा कैसे एग्जाम में जाके? सबसे पहले डाउट बच्चों लोगों का कि क्या कंज्यूमर बिहेवियर को अपने से बना बना के लिख सकते हैं? तो हाँ भाई हाँ, बिल्कुल अपने से बना बना के लिखना, लेकिन ऐसी चमत्कारी मत दिखाना। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी गुड या कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी नाइस। काइंडली ऐसी चमत्कारी मत कीजिएगा। इसके लिए ये संजीवनी बूटी को पढ़ लीजिए। तो आज अपने लोग कंज्यूमर बिहेवियर का वन शॉट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने लोग करने वाले हैं अभी यूनिट 1 का वन शॉट। यूनिट 1 जिसका नाम ही है कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है। आइए एक बार हम लोग सबसे पहले रोड मैप को डिस्कस करते हैं कि अब हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है, कि किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर में 80 प्लस लेके आए। तो दोस्तों, अगर आप भी 80 प्लस लेके आना चाहते हो तो काइंडली ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी 80 प्लस लेके आना चाहते हो तो काइंडली ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया हम रेडी हैं 80 प्लस लाने के लिए। वो बेवकूफ हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर जैसे पेपर में 40-50 का टारगेट कर रहे हैं। 80 का टारगेट करो भाई। खुलेआम तो बोल रहा हूं कि संजीवनी बूटी से छपेगा, तो 80 का टारगेट तुम लोग क्यों नहीं करते? तो प्लीज कमेंट में लिखिए आप लोग की 80 चाहिए भैया। सीधा सा बात है, जो गलती टैक्स में, कॉस्ट में किया, वो गलती का भरपार अब कंज्यूमर बिहेवियर करेगा भैया। ठीक है, आप लोग क्या रेडी हो? एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, तुम्हें तुम्हारी एग्जाम की कसम। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लोग रोड मैप को डिस्कस करेंगे। किसका रोड मैप भैया? कंज्यूमर बिहेवियर का रोड मैप, कि अब आगे वाला स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है हमारी। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सुन लीजिए। आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 5। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे 5 आउट ऑफ 8, मतलब 8 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 8 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से सिर्फ 5 2 मार्क्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन। फिर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में 8 रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 करने हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 5 करने हैं, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 करने हैं, जहां पे बहुत सारा ऑप्शन है, देख सकते हो आप लोग देख सकते हो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बस ये 5 करने हैं आप लोगों को। ठीक है, फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 करने हैं, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 4 करने हैं। 75 मार्क्स पूरा का पूरा हो जाएगा। मतलब कि भैया बहुत कुछ अगर नहीं भी आता, सब कुछ अगर नहीं भी आता, फिर भी इजीली यू कैन अटेम्प्ट द पेपर। ओके, अब बात करते हैं अपने लोग मार्क्स वेटेज का, कि कंज्यूमर बिहेवियर का मार्क्स वेटेज कितना है भैया। हर एक चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आ रहा है, ये भी तो बता दो भैया। तो आओ ना बेटा, एक बार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। चलो, तो मार्क्स वेटेज का अगर बात करें तो आपके लिए बेटा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। अगर पिछला बार का पेपर पैटर्न के हिसाब से बात करें तो मार्क्स वेटेज आपका यही था कि यूनिट नंबर 1 से 30 मार्क्स तक का आ सकता है। ओ माय गॉड, मतलब जो यूनिट मैं करवाने जा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ लेना भाई। 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से आएगा बेटा। फिर दूसरी वाली यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 30 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। मतलब अगर आप यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 ही कवर कर लेते हो तो 60 प्लस यहां से ही आप ला सकते हो दोस्तों, क्योंकि 60 नंबर के पेपर तो ये 3 यूनिट से ही आ जाएंगे। यूनिट नंबर 1 से अप्रोक्स अप्रोक्स 30 मार्क्स का, यूनिट नंबर 2 से अप्रोक्स अप्रोक्स यहां से भी 30 मार्क्स का, यूनिट नंबर 3 से ये 25 मार्क्स का।
तो अगर पूरा 75 मार्क्स का बात करें, 75 मार्क्स का पेपर यहां से भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये सब क्या है भैया, ये सब ऑप्शंस जो रहेंगे, ऑप्शंस ऑप्शंस भी तो रहेंगे ना आपके पेपर में। तो यूनिट नंबर 4 से ये 15 मार्क्स का आएगा और यूनिट नंबर 5 से 15 मार्क्स का आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया, हमें क्या सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, हमें क्या एक दो यूनिट करके जानी चाहिए? मैं बोलूंगा ना, ऐसी बेवकूफी मत करो प्लीज। सारे के सारे यूनिट्स पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, ये ताकि अगर एक क्वेश्चन तुमको ना आए तो उसके बदले में तुम दूसरे क्वेश्चंस बना पाओ। तो ये पांचों के पांचों यूनिट्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से पढ़ने हैं। अब बच्चों के मन में एक और डाउट आता है कि सर क्या फॉलो करें, क्या फॉलो करें सर, क्या पढ़े? हमने कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपका जीरो नॉलेज भी है ना भाई कंज्यूमर बिहेवियर में, इजिली यू कैन गेट 60 70 प्लस 80 प्लस। हमारा टॉपर जो था, हमारा टॉपर पिछले बार दो दिन पढ़ के कंज्यूमर बिहेवियर में 90 प्लस लेके आ गया भाई। जब तुमको पता है कि सब कुछ सारे के सारे संजीवनी बूटी और ई बुक से ही छपेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस, तो तुम पूछ क्यों रहे हो व्हाट टू फॉलो? तो ब्लाइंडली यू कैन फॉलो आवर संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी जो है, पेपर आपका लीक हो चुका है, जहां पे 30 पेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन भैया संजीवनी बूटी तो 50 पेज का है। वो 50 पेज का इसीलिए है क्योंकि 20 पेज का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं उसमें। अब जो संजीवनी बूटी आप लोग को टेलीग्राम पे मिला है ना बेटा, जो संजीवनी बूटी आप लोग को टेलीग्राम पे मिला है ना, उसी को पढ़ना है, उसी को अच्छे से पढ़ना, वही के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहां वहां भटकोगे, बहुत पछताओगे भाई। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, अचरा कचरा क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। जो कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, फिर जाके आप पास करोगे। अब मैं आप सबको बताता हूं कि क्या ई बुक पढ़ना भी मैंडेटरी है? मैं बोलूंगा ई बुक नहीं पढ़ना, ई बुक याद नहीं करना है, लेकिन ई बुक को एक बार रीड कर लो। है तुम्हारे पास ई बुक, अगर तुम प्रो बैच मेंबर हो, तुम्हारे पास ई बुक है बेटा, मैं फ्री बैच वालों को भी भेज दूंगा। अगर फ्री बैच वाले बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया ई बुक भी चाहिए हम लोगों को, तो ई बुक को एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर दो। कैसे कैसे ऊपर ऊपर से रीड करते हैं भैया? ऐसे ऐसे करके रीड कर लो। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, संजीवनी बूटी से कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर ऊपर से बस देख लो ई बुक को। तो क्या फॉलो करना है आप लोगों को? आप लोगों को संजीवनी बूटी तो फॉलो ही करना है। इसका नाम सुनिए, संजीवनी बूटी। आज हनुमान जयंती है, सब कोई लिखेगा जय हनुमान। संजीवनी बूटी को अगर आप फॉलो करोगे तो वैसे ही पेपर पूरा क्रैक हो जाएगा। आप ई बुक को भी एज ए रेफरेंस रीड कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम पे ई बुक भेज दूंगा इसका, ठीक है, जहां पे वही चीज थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। ओके, लेकिन भैया ये बताइए कि संजीवनी बूटी में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या चीज आप कवर किए हो संजीवनी बूटी में, जरा बताइए आप। तो संजीवनी बूटी में इस बार हमारे चैप्टर वाइज सजेशन है। इस बार हमने बोनस बूटी भी दिया है। बोनस बूटी मतलब कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कि पेपर अगर टफ आ गया तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले गए हैं उसके लिए। सबसे पहले तो हमने अपना पूरा सजेशंस लगा दिया। पिछले 20 साल 25 साल जहां भी कंज्यूमर बिहेवियर का कोई भी पेपर आया था, उसके जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सजेशंस में मैंने डाल दिए हैं। अपना बुद्धि लगा के मैंने पूरा पूरा ये सजेशंस डाल दिया है। उसके बाद उस संजीवनी बूटी में बेटा बोनस बूटी भी कवर है, बोनस बूटी भी कवर है। और उस संजीवनी बूटी में आप देखोगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी कवर है, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर आए थे ना, उसका भी सॉल्यूशंस कवर है। तो 50 पेज का संजीवनी बूटी इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस, मोर देन इनफ, एब्सोल्युटली मोर देन इनफ। और आप इसके साथ क्या पढ़ सकते हो? ई बुक भी रीड कर सकते हो। बस गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है। तो क्या आप लोग रेडी हो आज के सेशन के लिए? क्या आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 1 हमारे साथ अभिषेक भैया के साथ करने के लिए रेडी हो? तो काइंडली एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कर दीजिए वीडियो को। चलिए फोड़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहां वहां मत भटकना, संजीवनी बूटी पढ़ना, बिकॉज संजीवनी बूटी इज द ओनली सोल्यूशन। चलो आ जाओ। अरे बेटा यहाँ के क्वेश्चंस नहीं आए ना तो पूरा ब्रह्मांड में कहीं के भी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं फंसेंगे, वो समझ लो भाई। जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड ही है। मार्केट में देखता हूँ कि मार्केट में देखता हूँ फालतू के 150 बुक्स, मतलब कि 150 पेज का बुक या 200 पेज का बुक बना देते हैं। कोई कंटेंट है ही नहीं एग्जाम का, वो सब कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं। बेमतलब का कंटेंट पढ़ के क्या करोगे? एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो ना भाई, एग्जाम में जो आएगा वो पढ़ो ना आराम से। तो इस संजीवनी बूटी से पढ़ो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके,
सर आज अपने लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 आपके सिलेबस में जो है बेटा वो 25 मार्क्स तक का आ सकता है। 25 से 30 मार्क्स तक का आप पकड़ लो। यूनिट नंबर 1 इस बार एक्सपेक्टेड है आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन कंज्यूमर, कि कंज्यूमर क्या होता है। कि कंज्यूमर क्या होता है, तो कंज्यूमर वो इंसान होता है जो मार्केट जाता है और मार्केट जाके गुड्स खरीदता है और उसको अपने यूज के लिए गुड्स खरीदता है। मतलब कि कंज्यूमर वो एक इंसान है जो मार्केट जाता है और मार्केट जाके जो भी गुड्स खरीदता है उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज करता है। जैसे मार्केट गया, मैं ब्रेड खरीदा, तो अपने खाने के लिए मैंने ब्रेड खरीदा। तो कंज्यूमर वो इंसान होता है कि मार्केट जाके जो कुछ भी वो खरीदता है वो खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, खुद के कंजम्पशन के लिए, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब बहुत बहुत बार एक इंसान ऐसा भी होता है कि मार्केट जाता है और सामान को खरीदता है और उसको वापस बेच देता है। तो कंज्यूमर वो नहीं है। कंज्यूमर वो इंसान है जो मार्केट जाता है, कुछ भी खरीदता है खुद के खाने के लिए। जैसे आप गए मार्केट में मछली लेने के लिए, मछली लिए और खुद बना के खा गए, तो आप क्या हुए, कंज्यूमर। आप गए मार्केट में संतरा लेने के लिए, संतरा लिए और खुद बना के खा लिए, तो आप क्या हुआ उसका, आप उस केस में कंज्यूमर हुए। लेकिन आप गए मार्केट में, आपने एप्पल खरीदा, आपने बल्क में एप्पल खरीदा और अपना लोकेलिटी में आके सबको बेच दिया एप्पल। आप गए मार्केट में, आपने बल्क में एप्पल खरीदा और आप अपने लोकेलिटी में आए और सबको बेच दिए, देन यू आर नॉट कंज्यूमर। आप फिर कस्टमर कहलाओगे, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर वो इंसान है जो खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदता है। मैं खुद कंज्यूम करूंगा भाई, मैं खुद अपना नीड्स को सेटिस्फाई करूंगा वो गुड्स से। जैसे आप जो सुबह सुबह ब्रेड खरीदते हो, अंडा खरीदते हो, या कुछ भी जो खरीदते हो नाश्ते के लिए, तो खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदते हो, ना कि दूसरों को बेचने के लिए। अगर आप मार्केट में जाते हो और सामान खरीदते हो और उसी सामान को दूसरे को बेच देते हो, फिर आप कंज्यूमर नहीं हो बेटा, फिर आप कस्टमर हो। तो कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर वो है जो परचेस करता है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यहां पे देखिए ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर रेफर्स टू ए पर्सन हु परचेज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर रीसेल। तो कंज्यूमर वो एक इंसान है जो मार्केट में जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज पर्सनल यूज, रीसेल करने के लिए नहीं, ये कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, उसको बेचेगा नहीं, वो उसको खुद कंज्यूम करेगा। मैं मार्केट में गया, आज दूध खरीदा और मैं खुद खुद उसको कंज्यूम किया, तो मैं क्या हूं, कंज्यूमर। मैं मार्केट गया, साबुन का टिकिया खरीदा और उसको खुद ये साबुन लगा लगा के नहाया, तो मैं क्या हूं, कंज्यूमर। मैं ही फाइनल यूजर हूं। तो द कंज्यूमर कौन होता है? मतलब कि कंज्यूमर वो गुड्स का फाइनल यूजर होता है। द कंज्यूमर इज द फाइनल यूजर हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन बाइंग ग्रोसरीज और क्लोथ्स फॉर पर्सनल यूज इज ए कंज्यूमर। सिंपल सा बात है, आप जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाते हो, आप जो कपड़े खरीदने के लिए जाते हो, किसके लिए? अपने लिए भैया, अपना यूज के लिए जाते हो, या अपने फैमिली को फीड करने के लिए आप बाहर से नॉर्मली कुछ खरीद के लेके आते हो। अब बाहर से जो कपड़े खरीद के लेके आते हो, जो खाना खरीद के लेके आते हो, अपने फैमिली को या अपना गुजारा करने के लिए आते हो, नॉट फॉर रीसेल, सेल करने के लिए नहीं। आपको क्या कहा जाएगा फिर? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो इंसान है जो मार्केट से जो भी खरीदता है खुद के यूज के लिए खरीदता है। कि शैम्पू मैंने खरीदा है, खुद मैं लगा लगा के नहाऊंगा, रगड़ रगड़ के नहाऊंगा, तो मेरे को क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब देखिए, एक मार्केट में जो कंज्यूमर जाता है तो अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर रहता है। एक मार्केट में एक मार्केट में जो कंज्यूमर जाता है कुछ कुछ खरीदी करने के लिए, तो अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि ये स्टडी करना कि किस तरीके से कंज्यूमर सामान को सिलेक्ट करता है, किस तरीके से एक कंज्यूमर सामान को चुनता है मार्केट में जाके, किस तरीके से वो परचेस करता है, किस तरीके से वो उसको यूज करता है, किस तरीके से वो उसको डिस्पोज करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये एक स्टडी है। बिजनेसमैन लोग जो होता है वो अपने कस्टमर को पढ़ता है, दिमाग को पढ़ता है। ये जो हौला कस्टमर है, ये मार्केट में आके किस तरीके से सामान को चुनता है, क्या क्या सामान चुनता है और क्या क्या परचेस वो करता है, वो क्या क्या देखता है परचेस करने से पहले,
वो उसको यूज कैसे करता है और उसको डिस्पोज कैसे करता है, यूज करके वो फेंकता कैसे करके है। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब एक एक सिंगल सिंगल कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करता है वो बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। बेटा अगर आप बिजनेसमैन हो ना, अगर आप बिजनेस चलाते हो तो आपका कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट में बिहेव करता है, उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है। जैसे एक बाबू दूसरे बाबू की ट्रीट करती है ना नॉर्मली, कि मेरा बाबू को क्या पसंद है, क्या चुनता है, क्या यूज करता है, वो कैसे डिस्पोज करता है, वैसे आपको आना चाहिए बेटा। तो बिजनेसमैन अगर आप हो ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कंज्यूमर है वो किस तरह के गुड्स पसंद करते हैं, वो क्या गुड्स सेलेक्ट करते हैं, वो किस तरीके से आपको परचेज करेंगे गुड्स, किस तरीके से उसको यूज करेंगे, किस तरीके से डिस्पोज करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल सेलेक्ट, परचेज, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द बाइंग डिसीजंस, प्रेफरेंस एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। मतलब सीधा सा बात है, अगर एक बिजनेसमैन अपने ये कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है कि मेरा जो कंज्यूमर है उसको क्या पसंद है, वो क्या परचेज करेगा, वो कैसे यूज करता है ये सामान को, उसका क्या क्या प्रेफरेंसेस है, उसका क्या बिहेवियर है, फिर जाके उसको बोलेंगे स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर उसी को बोलते हैं। मतलब एक बिजनेसमैन अपने ही कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ता है कि ये जो कंज्यूमर आया है ये क्या सिलेक्ट करेगा, क्या परचेस करेगा, कैसे यूज करेगा, कैसे डिस्पोज करेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर के दिमाग को जो पढ़ता है कि उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, क्या सामान दिखाऊं क्या ना सामान दिखाऊं, वो क्या फेंक देता है, उसको बोलते हैं अपने लोग क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। अब बात करते हैं नंबर 3 में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना क्यों इतना जरूरी है। कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी, कैसे। सीधा सा बात है ना भाई, कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इतना जरूरी कैसे हुआ, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, क्यों स्टडी करे कंज्यूमर के बिहेवियर को, क्या फायदा पहुंचेगी एक बिजनेसमैन को। एक बिजनेसमैन मैं हूं भाई, मेरे को क्या फायदा पहुंचेगी। सबसे पहला फायदा पहुंचेगी अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड प्रेफरेंस। मैं उसका नीड्स को, मैं उसका प्रेफरेंस को समझ जाऊंगा। आप देखते होंगे मार्केट में, मेरा जो लोकल लोकल शॉप है मेरे को सालों से देख रहा है कि मैं कौन कौन सा सामान खरीदता हूँ, कौन कौन सा ब्रांड्स खरीदता हूँ। ठीक है। तो मैं जाता हूँ ना, मैं अगर उसको बोलूंगा कि आंटी मेरे को दूध चाहिए, तो वो मेरे को रेड काऊ वाला दूध 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 दे देगी। बिकॉज वो जानती है कि मैं रेड काऊ वाला दूध ही पसंद करता हूँ, मेरे को बताना नहीं पड़ता आंटी मेरे को रेड काऊ वाला ही दूध दीजिए। मेरे को ये बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो दे देती है। क्यों? क्योंकि मेरा बिहेवियर वो जानती है कि मैं क्या चीज पसंद करता हूँ, क्या चीज नापसंद करता हूँ, वो चीज बिहेवियर मेरे को जानती है। तो ऑटोमेटिकली मेरा वो नीड्स प्रेफरेंस को समझ जाती है, उस प्रेफरेंस के हिसाब से सामान मेरे को दे देती है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, मेरा कंज्यूमर बिहेवियर वो स्टडी की होगी आंटी। इसीलिए मैं कभी भी जाता हूं, मैं बोलता हूं आंटी मसाला दीजिए, एवरेस्ट का मसाला दे देती है। क्यों? क्योंकि उनको मेरा पसंद पता है। अरे तुम्हारा बाबू को तुम्हारा पसंद पता हो ना हो, लेकिन दुकानदार को या बिजनेसमैन को तुम्हारा पसंद अगर पता होगा ना, तो तुमको बोलना नहीं पड़ेगा। मेरे को उसको, उन आंटी को ना कुछ बोलना नहीं पड़ता है। जब भी कुछ जाता हूँ, जब भी कुछ बोलता हूँ ना, आराम से वो निकाल के दे देती है, क्योंकि मेरा ब्रांड्स पता है। इनफैक्ट मैं पुचका वाला के पास भी जाता हूँ ना, पुचका वाला को पता है कि मैं कम झाल खाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए वो कम झाल ही बनाता है, मेरे को बोलना नहीं पड़ता। मैं जस्ट बोलता हूँ अरे भैया मेरा वाला पुचका लगा दीजिए। मेरा वाला पुचका मतलब कि कम झाल वाला पुचका लगा दीजिए, मेरे को सिखाना नहीं पड़ता। ऑलरेडी वो स्टडी कर चुका है मेरे को कि मैं कैसा खाता हूँ, मैं क्या चीज लाइक नहीं करता। ठीक है। और जब मेरा पुचका खाना हो जाता है तो वो जो पानी है ऑटोमेटिकली वो मेरे को दे देता है, मांगना नहीं पड़ता। बिकॉज वो मेरे को जान चुका है, समझ चुका है दोस्तों, एक दूसरे को समझ चुका है। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए ये जरूरी है कि कंज्यूमर बिहेवियर को आप इसीलिए समझे, क्योंकि उनके नीड्स को, उनके प्रेफरेंस को जानने के लिए कि कंज्यूमर क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे। आप उसके नीड्स को, उसके प्रेफरेंस को जानोगे तभी तो उसके हिसाब से सामान बना पाओगे, उसके हिसाब से सामान बना पाओगे। फिर
स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इसीलिए भी जरूरी है कि आप बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाओ, मैं अपना बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाऊं। अगर मैं आप लोगों का बिहेवियर को नहीं समझूंगा तो मैं आप सबके लिए प्लान कैसे कर पाऊंगा। जब मैं वन शॉट नहीं लाया करता था तो बहुत सारे बच्चे बच्चे ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया हर एक चैप्टर का एक एक सीरीज लाओ, एक एक वीडियो लाओ, तब जाके ये वन शॉट का उद्घाटन हुआ। तो बच्चे लोग पहले सजेशन मांगे, तो मैंने संजीवनी बूटी लॉन्च किया। तो आप मांगते हो, आप गुजारिश करते हो, तब जाके तो हो पाता है ना ऐसा। ठीक है, तो मैं आपके ये कंज्यूमर बिहेवियर को समझूंगा तभी तो मैं बेटर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाऊंगा, सीधा सा बात है, मेरा स्ट्रैटेजी हो पाएगा ना, है ना। फिर ये कंज्यूमर्स वो सेटिस्फैक्शन कि कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करना इसीलिए भी जरूरी है कि ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो पाओ। मैं आपके बिहेवियर को समझ पाऊंगा दोस्तों कि मेरा स्टूडेंट क्या चाहता है, मेरा स्टूडेंट क्या मांगता है, किस तरीके से वो बेटर सेटिस्फाई हो सकता है। तो आपको बेटर सेटिस्फैक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए। बिल्कुल। तो मैं अपने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझूंगा और उनके एक्सपेक्टेशंस पे उतरूंगा, तो वो सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी प्रोवाइड करेगा, सीधा सा बात है। फिर प्रेडिक्टिंग बाइंग बिहेवियर, असिस्ट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड एंड ट्रेंड। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए भी जरूरी है कि फ्यूचर के जो डिमांड्स है उसको मैं फोरकास्ट कर पाऊं, अपने बिजनेस के जो फ्यूचर के जो डिमांड्स है, ट्रेंड्स है, उसको मैं बेहतर तरीके से फोरकास्ट कर पाऊं। इसीलिए भी कंज्यूमर बिहेवियर जरूरी है। ठीक है, ओके। अब नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्वर्ड सेट मॉडल। अब ये क्या होता है वो समझाएंगे आप लोग को, ये क्या होता है समझाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंस एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हार्वर्ड सेट मॉडल जो है ये कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेस को बताता है कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है। कि कंज्यूमर एक परचेज का डिसीजन लेता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को फोन ही खरीदना है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करूंगा। सबसे पहले मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, रिश्तेदार से पूछूंगा, मोबाइल के दुकान में जाऊंगा, मोबाइल के दुकान में 100 मोबाइल देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। तो किस तरीके से कंज्यूमर एक सामान को खरीदने से पहले डिसाइड करता है, ये बताता है दोस्तों हार्वर्ड सेट मॉडल। हार्वर्ड सेट मॉडल बोलता है कि अगर एक भी चीज आप बोलिए ना, आपको अगर फोन ही खरीदना है तो आप मतलब कि 50 जगह से पहले पूछोगे, फिर कूद काद के मतलब कि शोरूम में जाओगे, शोरूम में जाके आप बहुत सारा फोन को देखते हो, बहुत सारा फोन को देख के उसके बाद रिश्तेदार से पूछते हो, उसके बाद वो फोन को लेने का डिसाइड करते हो। मतलब कि हार्वर्ड सेट मॉडल जो है ये बताता है कि कंज्यूमर एक चीज को परचेस करने का फाइनल डिसीजन कैसे लेता है। एक्सप्लेन्स कस्टमर डिसीजन प्रोसेस। फिर हॉवर्ड सेट मॉडल जो है वो फोकस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर पे फोकस करता है। ठीक है, कि कस्टमर का जो ये परसेप्शन क्या है, मतलब कि कस्टमर एक सामान के बारे में क्या सोचता है। परसेप्शन का मतलब कस्टमर एक सामान के बारे में क्या सोचता है, कि कस्टमर ने क्या सीखा है। लर्निंग मतलब क्या सीखा है वो, ये सामान लेके उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसका क्या एटीट्यूड बन चुका है। इन सब चीजों के बारे में बताता है हॉवर्ड सेट मॉडल। फोकस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर। हॉवर्ड सेट मॉडल बोलता है कि कस्टमर क्या परसेप्शंस करता है, क्या सीखा है, क्या एटीट्यूड है उसका बाइंग बिहेवियर में। फिर हॉवर्ड सेट मॉडल जो है वो कम्प्लेक्स परचेज के लिए यूजफुल है। कम्प्लेक्स परचेज मतलब जब आप लोगों का मान लीजिए 1.5 लाख का फोन खरीदना है, भैया फ्लेक्स कर रहे हो क्या। मान लीजिए कि आप लोग को 1.5 लाख का फोन खरीदना है, तो 100 जगह से पूछोगे ना कौन सा फोन खरीदूं, कैसा फोन खरीदूं, आईफोन खरीदूं तो क्या खरीदूं, प्रो खरीदूं कि ना खरीदूं, ऑरेंज खरीदूं कि ब्लू खरीदूं। भाई आप 1.5 लाख का फोन खरीद रहे हो या कोई असेट, महंगा असेट खरीद रहे हो, तो आप 1000 जगह से पूछताछ करोगे ना, आपका डिसीजन प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए, उस सब सिचुएशन के लिए हार्वर्ड सेट मॉडल है, हार्वर्ड सेट मॉडल है। और हेल्प्स इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मतलब ये जो हार्वर्ड सेट मॉडल है ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में काम आती है दोस्तों। मतलब असिस्ट असिस्ट मार्केटर्स इन डिजाइनिंग बेटर प्रोडक्ट एंड प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। तो हार्वर्ड सेट मॉडल बोलता है कि अगर तू बेस्ट सामान बनाएगा तो ही कस्टमर तेरा सामान खरीदेंगे। अगर तू चाहता है कि कस्टमर तेरा सामान खरीदे तो अच्छा सामान बना। जब तक तू अच्छा सामान नहीं बनाएगा तब तक वो सामान तुम्हारा नहीं बिकेगा। ये बोलता है हार्वर्ड सेट मॉडल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स है। फिर दिया हुआ है डिफाइन मार्केटिंग एथिक्स। मार्केटिंग एथिक्स क्या होता है। मार्केटिंग एथिक्स का मतलब होता है कि अगर तू मार्केटिंग कर ही रहा है तो ऑनेस्टी के साथ मार्केटिंग कर, किसी के साथ छलबाजी मत कर, अपने कस्टमर के साथ चीटिंग मत करेगा।
मार्केटिंग एथिक्स का मतलब होता है कि अगर तू मार्केटिंग कर रहा है तो पूरा का पूरा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, फेयरनेस के साथ मार्केटिंग कर। कोई चोर चट्टामीगिरी, चोर चमाड़ीगिरी नहीं करेगा। मार्केटिंग अच्छे से कर। मार्केटिंग एथिक्स हम लोगों को यह सिखाता है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो बेटा, तो अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, किसी को ठगो मत। पूरा प्योर ऑनेस्टी के साथ, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते, फेयरनेस को फॉलो करते करते आप मार्केटिंग करो, अच्छे से मार्केटिंग करो। ये बोलता है दोस्तों मार्केटिंग एथिक्स। तो मार्केटिंग एथिक्स क्या है? मार्केटिंग एथिक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग मॉरल प्रिंसिपल, ऑनेस्टी, फेयरनेस इन ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, सेलिंग। मतलब आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, प्राइसिंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, ऑनेस्टी के साथ कर, ईमानदारी के साथ कर। मार्केटिंग एथिक्स बोल रहा है कि अगर तुझे मार्केटिंग करनी ही है तो पूरा प्योर ईमानदारी, प्योर मेहनत, प्योर फेयरनेस के साथ कर। किसी के साथ भी चोर चुट्टामीगिरी मत करना। उसको अपने लोग बोलते हैं दोस्तों मार्केटिंग एथिक्स। इट इंश्योर्स दैट बिजनेसेस फॉलोज ट्रूथफुल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर एंड सोसाइटी। मतलब कि कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना। ये मतलब ये मार्केटिंग एथिक्स जो कंसेप्ट है, ये बिजनेस के लिए कंसेप्ट है। बिजनेसमैन्स को बोलती है, बिजनेसमैन्स को बोलती है कि कभी भी कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी मत करना और अच्छे से मार्केटिंग करना। मार्केटिंग अगर करना ही है तो वो पूरा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, फेयरनेस के साथ, मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ मार्केटिंग कर। इसको बोलते हैं मार्केटिंग एथिक्स। मार्केटिंग एथिक्स रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन द मार्केटिंग एक्टिविटीज। आप जो कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, चाहे एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्राइसिंग, सेलिंग, आप अच्छे से मार्केटिंग करो, मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करके मार्केटिंग करो। आप कहीं पर भी किसी के साथ भी धोखाधड़ी मत करो। ये बोलता है मार्केटिंग एथिक्स। गाइस, अगर समझ में आ रहा ना, काइंडली एक कमेंट कीजिए। काइंडली काइंडली एक कमेंट कीजिए। एक कमेंट नहीं कर सकते भाई? अगर कमेंट करोगे तभी तो बच्चे आएंगे, व्यूज व्यूज आएंगे। हाँ, मैं व्यूज पगलू हूँ। मजा आता है मेरे को व्यूज देखने में, व्यूज देखने में, बहुत सारे लाइक्स देखने में मेरे को मजा आता है। मेरे को एकदम कमेंट देखने में मजा आता है। तो काइंडली एकदम कमेंट करके भर दो, लाइक करके भर दो। क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके भैया खुश रहे? तो मैं खुश यही देख के होता हूं जब बहुत सारे लाइक्स होते हैं, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे हाइप होते हैं। तो काइंडली गाइस, प्लीज गाइस, मेरे को खुश होना है ना। मैं बहुत सैड हूं, देखो, मैं बहुत सैड हूं, मेरे को खुश होना है, इसीलिए प्लीज काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए एक तो कि भैया कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए 50 पेज में आपका पूरा काम आसान कर दिया। कितना इजी इजी लाइन सब है, कितना इजी इजी लैंग्वेज सब है। देखिए ना, इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे तुमको मिलेगा? कोई मैट में मिलेगा? तो आओ इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अब अपने लोग पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स। अब बेटा कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एथिक्स पूछे ना, तो सबसे पहले मार्केटिंग एथिक्स का डेफिनेशन चेप देना। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है। अब कभी भी आपको मार्केटिंग एथिक्स का मान लीजिए इंपॉर्टेंस पूछे, किसी का भी इंपॉर्टेंस पूछे, तो उसका ना पहले डेफिनेशन चेप दीजिएगा। डेफिनेशन चेप दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। फिर इंपॉर्टेंस शुरू कीजिएगा यहां से। देखिए, तो मार्केटिंग एथिक्स क्यों जरूरी है? मार्केटिंग एथिक्स क्यों जरूरी है? क्यों भैया अच्छे से हम लोग को मार्केटिंग करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ मार्केटिंग करना चाहिए, लीगल वे में मार्केटिंग करना चाहिए? क्यों मार्केटिंग एथिक्स जरूरी है? क्यों मार्केटिंग एथिक्स जरूरी है? सबसे पहला, मार्केटिंग एथिक्स जरूरी इसलिए है कि कस्टमर का ये दिल जीतने के लिए, कस्टमर का दिल जीतने के लिए। आप ही आप ही आज बोलो ना, आपको मम्मी बेटा टाटा नमक लेने के लिए भेजी, कितना बार दोगे भैया टाटा नमक का एग्जाम्पल? अगर ओ सॉरी 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 सॉरी, नो नो नो, आपकी मम्मी अगर मान लीजिए नमक लेने के लिए भेजी, बोले कि बेटा नमक लेके आ, कौन सा नमक लेके आएगा? कौन सा नमक लेके आएगा? भैया टाटा नमक लेके आओ। आपकी मम्मी अगर टूथपेस्ट लेने के लिए भेजी, कौन सा टूथपेस्ट लेके आएगा? भैया कोलगेट लेके आऊंगा। क्यों भैया? क्योंकि इन ब्रांड्स ने कस्टमर का दिल जीता है। इन ब्रांड्स ने कस्टमर का दिल जीता है, कस्टमर का ट्रस्ट जीता है। इसीलिए मार्केटिंग एथिक्स जरूरी है कि मार्केटिंग करो लेकिन प्योर ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ मार्केटिंग करोगे तो कस्टमर का दिल जीत लोगे। और कस्टमर का ट्रस्ट एक बार जीत लोगे ना, तो कस्टमर तुम पे ट्रस्ट करने लगेगा। आप एक दिन दूसरा कोई नमक लेके दिखाओ, मम्मी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा। मम्मी तुमको बोलेगी बेटा तुमको मैं जायदाद से दखल कर दूंगी, तुमने टाटा नमक नहीं लाया। मम्मी का नाटक रहता है कि आमी तो टाटा टी खाए, आमी तो टाटा टी खाई। क्यों? क्या कोई चा क्या क्या कोई चाय पत्ती बेहतर नहीं है? नहीं है।
बहुत सारा चाय पत्ती बेहतर है, बहुत सारा नमक बेहतर है, लेकिन मम्मी का दिल जीत चुका है ये सब। एक बार मम्मी का कोई दिल जीत लिया नॉर्मली, बस मम्मी उसी ब्रांड को प्रेफर करेगी, सीधा सा बात है। कि टाटा मतलब क्या, अगर नमक चाहिए तो टाटा नमक, अगर टूथपेस्ट चाहिए तो कोलगेट या दंत मंजन, डाबर का दंत मंजन। तो मार्केटिंग एथिक्स इसीलिए भी जरूरी है कि कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के लिए, दिल को जीतने के लिए। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, एथिकल प्रैक्टिसेस लाइक ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड फेयर प्राइसिंग helps in building strong trust among customers. When customer trust a brand, they are likely to purchase repeatedly. मतलब अगर एक बार कस्टमर का तुम दिल जीत लिए तो बार बार लगातार वही सामान तुम खरीदते रहोगे दोस्तों। यही तो बात है, यही तो बात है बेटा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस है, इनहेंसेस ब्रांड रेपुटेशन। अगर मार्केटिंग एथिक्स को आप फॉलो कर लिया, अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हो, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आप मार्केटिंग करते हो, तो आपका मार्केट में एक पॉजिटिव इमेज बनता है, गुडविल बनता है। जैसे अभिषेक झा क्लासेस का, अभिषेक झा क्लासेस कभी भी मार्केटिंग करता है तो अच्छे वे में मार्केटिंग करता है। अभिषेक झा क्लासेस बहुत लीगल वे में मार्केटिंग करता है, इसी वजह से एक पॉजिटिव इमेज इमेज जस्ट बन चुका है ना। तो इनहेंसेस ब्रांड रेपुटेशन, मार्केटिंग एथिक्स इसीलिए भी जरूरी है कि वो ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाता है, एक ब्रांड का रेपुटेशन को बढ़ाता है, गुडविल, पॉजिटिव इमेज को बढ़ाता है। फिर दोस्तों तीसरा वाला है इंश्योर्स लीगल कंप्लाइंस। अब लॉ को भी मानना का मतलब है मार्केटिंग एथिक्स। अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग एथिक्स कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, मतलब आप लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है एक बिजनेस के लिए। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग एथिक्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लॉ को फॉलो कर रहे हो, रूल को फॉलो कर रहे हो, अरे सरकार को सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप लीगल कंप्लाइंस भी कर रहे हो साथ साथ। तो यहाँ पे दिया वो एथिकल मार्केटिंग इंश्योर्स दैट बिजनेस फॉलोज लॉ एंड रेगुलेशन सच एज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मतलब आप अगर मार्केटिंग एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब आप लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। फिर चौथा, कि इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कस्टमर आपके प्रति लॉयल हो जाएगा। आपकी बाबू आपके प्रति लॉयल हुई ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर तो है ना। वो तो आपके प्रति लॉयल ना हो पाई, लेकिन कम से कम कस्टमर ही लॉयल हो जाए आपके प्रति, आप बिजनेस खोलोगे तब, ठीक है। तो इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कस्टमर आपके प्रति लॉयल हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे प्रो बैच वाले बच्चे अभी से ही बोल रहे हैं कि भैया हमको सेम 4 का एडमिशन दिलवा दो आप, हमको तो आप ही के पास पढ़ना है, मतलब वो लोग लॉयल स्टूडेंट है मेरे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेम 1 में ही पढ़े थे, सेम 2 में ही पढ़े थे, सेम 3 में ही पढ़े थे, सेम 4 में ही पढ़ेंगे, और मैं गारंटी देके बताता हूं वो लोग पूरा का पूरा ग्रेजुएशन जर्नी ही मेरे साथ ही पढ़ेंगे। मतलब वो लोग क्या है, मेरे लॉयल स्टूडेंट। मैंने अपना कस्टमर का, मैंने अपना स्टूडेंट का लॉयल्टी जीत लिया है बेटा। तो मार्केटिंग एथिक्स इसीलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने कस्टमर के लॉयल्टी को जीत पाओ। इसीलिए सही से मार्केटिंग करो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, सही से मार्केटिंग करो, सब कुछ लॉयल है, फिर सब लॉयल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। फिर प्रोवाइड्स कंपेटिटिव एडवांटेज। आप अगर सही से मार्केटिंग करोगे ना, आप अगर एथिकल मार्केटिंग करोगे, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा हटके हैं। जहां पे मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं, वो मेरे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को डिफेम नहीं किए, नाम लेके डिफेम किसी को नहीं किए। तो मेरे लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। मैं अगर अच्छा मार्केटिंग करूंगा, मैं अगर अपना मार्केटिंग को एकदम ऑनेस्टली फॉलो करूंगा, ऑनेस्टी के साथ अगर मार्केटिंग करूंगा, तो वो मार्केटिंग अच्छी लगती है। अगर कोई किसी दूसरे को नीचे गिरा के अपना मार्केटिंग कर रहा है, वो मार्केटिंग अनएथिकल मार्केटिंग कहलाई जाएगी, जो कि लोग करते हैं। दूसरों को गिरा के अगर मार्केटिंग कर रहे हो, अनएथिकल मार्केटिंग। अगर अगर मैं किसी को भी नहीं गिराया, अच्छे से मार्केटिंग कर रहा हूं, ऑनेस्टी के साथ मार्केटिंग कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं एथिकल मार्केटिंग। तो अगर मैं एथिकल मार्केटिंग करूंगा तो मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा, मेरे को उससे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, उनसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, सीधा सा बात है ना। फिर प्रमोट्स ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एथिकल मार्केटिंग इंश्योर्स दैट बिजनेसेस एक्ट रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो एथिकल मार्केटिंग ये इंश्योर करता है कि आप अपने सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के जैसे एक्ट करो। एथिकल मार्केटिंग अगर आप करते हो, तो आप इसका मतलब कि सोसाइटी के बारे में भी सोच रहे हो, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हो।
अगर आप एथिकल मार्केटिंग करते हो तो इसका मतलब आप पूरे के पूरा सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो, कितने अच्छे इंसान हो आप, इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो, दूसरों को मिसलीड नहीं कर रहे हो, हार्मफुल सामान का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, भूल भाल प्राइसिंग नहीं कर रहे हो, मतलब आप एक अच्छे इंसान हो। मतलब आप अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट कर रहे हो एथिकल मार्केटिंग के साथ। आप अपने सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो बेटा, आप अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हो। सीधा सा बात है। ठीक है, चलिए आइए। आइए अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल याद रखिएगा कि इसका डायग्राम भी बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग काइंडली गूगल से सर्च कर लीजिएगा इसका डायग्राम और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम तो आपको डायग्राम बनाना नहीं सिखाएंगे ना, तो निकोसिया मॉडल का ना डायग्राम बनाना भी इंपॉर्टेंट है। काइंडली आप इसको गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एक बार बना के देख लीजिएगा, ठीक है, निकोसिया मॉडल का। तो निकोसिया मॉडल क्या है? सबसे पहले निकोसिया मॉडल क्या है? तो निकोसिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन्स हाउ ए कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम बीइंग अनअवेयर ऑफ ए प्रोडक्ट टू ए परचेज डिसीजन। मतलब कि किस तरीके से एक कंज्यूमर को जब पता भी नहीं रहता एक सामान के बारे में, उस स्टेज से लेके वो परचेज करने के स्टेज तक वो कैसे जाता है, ये सिखाता है दोस्तों निकोशिया मॉडल। मतलब मुझे आज पता भी नहीं है कि ऐसा लाइट कुछ होता है, अब वहां से लेके मैंने लाइट किस तरीके से खरीदा है, ये स्टेजेस को बोलते हैं दोस्तों निकोसिया मॉडल। तो निकोसिया मॉडल में कुल मिला के 4 स्टेजेस है। निकोसिया मॉडल में कुल मिला के 4 स्टेजेस है, जहां पे पहला स्टेज, आइए अब पहला स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। मतलब किस तरीके से एक कंज्यूमर ना खरीदने से लेके खरीदने तक का सफर तय करता है। ना खरीदने से लेके मतलब मुझे पता भी नहीं है इस सामान के बारे में, मुझे पता भी नहीं है इस सामान के बारे में, मैंने किस तरीके से ये सामान खरीदा है, उसका सफर को मैंने किस तरीके से तय किया, स्टेजेस बाय स्टेजेस यहाँ पे निकोशिया मॉडल बताता है कि जब मुझे इस सामान के बारे में बेटा पता नहीं है, तो फिर मैंने ये सामान खरीदा कैसे, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ उसके बारे में ये निकोशिया मॉडल बताता है। निकोशिया मॉडल बताता है, ठीक है। तो चलिए अभिषेक झा क्लासेस की मदद से हम आपको पूरा पूरा निकोशिया मॉडल समझा देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। तो निकोशिया मॉडल जो है ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने भैया? 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, 4 फील्ड्स में डिवाइडेड है निकोशिया मॉडल। सबसे पहले फील्ड 1 मतलब स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि आपको अभिषेक झा क्लासेस के बारे में पता नहीं था। मैं यहां पे पूरा का पूरा एग्जांपल अभिषेक झा क्लासेस का ही लूंगा, ठीक है। स्टेज 1 में हम ये, अच्छा स्टेज 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 1 में आपको अभिषेक झा क्लासेस के बारे में मान लीजिए कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम में ऐड आया अभिषेक झा क्लासेस का, अचानक से आपने एक दिन यूट्यूब में देखा अभिषेक झा क्लासेस का, फिर देख के आपका एटीट्यूड चेंज किया। ये काला इंसान कौन है? ये काला इंसान कौन है जो टोपी पहन के पढ़ाता है, ये कौन है? आप तो ऐसे ही हमारे बारे में सोचे होंगे ना, आपका फ्रेंड बताया होगा या आप कहीं से देखे होंगे, प्रमोशन देखे होंगे। तो फील्ड 1 में क्या होता है? सबसे पहले द स्टेज शोज हाउ ए कंपनी कम्युनिकेट्स विद कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस। तो मतलब आप सबसे पहले हमारा प्रमोशन देखे होंगे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, देखे होंगे कि ये एक अभिषेक झा बोल के है कोई टीचर। फिर आपने हमारे बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, सर्च करना स्टार्ट किया, इवेलुएट करना स्टार्ट किया कि ये सर है कौन, कैसा पढ़ाते हैं। आपने वो कमेंट्स खोल के देखा, लाइक करके देखा, लाइक्स देखा, फिर कमेंट्स खोल के देखा। जब जब आपने कमेंट्स किया तो आपने फिर मार्केट के सारे टीचर्स को कंपेयर करने लगे, सारे के सारे टीचर्स को कंपेयर करने लगे कि अभिषेक झा क्लासेस क्या सारे टीचर से भी हटके पढ़ाता है? मार्केट में जितने भी टीचर्स हैं क्या सबसे हटके पढ़ाता है अभिषेक झा? आपने मेरे बारे में सर्च किया, आपने मेरे मेरे को लेके इवेलुएट भी किया, कंपेयर भी किया, और जब आपको आपने कंपेयर कर लिया, फाइनली आपने प्रो बैच लेने का डिसीजन ले लिया। दोस्तों यहां पे हो परचेज एक्ट, और प्रो बैच लेके जब प्रो बैच लिया, फिर आपने फाइनल 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 डिसीजन अपना बनाया कि आपको कैसा लगा, आपको हम अच्छा पढ़ाए कि खराब खराब पढ़ाए। तो मतलब एक कंज्यूमर किस तरीके से डिसाइड करता है, ना खरीदने से लेके खरीदने तक का किस तरीके से वो स्टेजेस रहता है, ये बताता है दोस्तों निकोशिया मॉडल। तो यहाँ पे आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभिषेक झा क्लासेस की मदद से सब कुछ आप लोगों को समझा दूंगा दोस्तों, आइए। तो निकोशिया मॉडल में कितने फील्ड्स होते हैं भैया? 4 फील्ड्स। मतलब कस्टमर ना खरीदने से लेके खरीदने तक का सफर जो तय करता है उसको बोलते हैं निकोशिया मॉडल। तो सबसे पहला वाला स्टेज होता है कि कंज्यूमर एटीट्यूड्स
एंड कंपनी एट्रीब्यूट्स। मतलब ये वाला जो स्टेज रहता है, स्टेज 1 होता है यहाँ पे कस्टमर को उसके सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। So this stage shows how the company communicates with customer through advertisement and promotion. And these message influence the customer's attitude, perceptions and belief about the product. मतलब सबसे पहले पहले ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले पहले आप YouTube में हमारा एड्स देखे होंगे, Instagram में देखे होंगे, या कहीं WhatsApp स्टेटस में ही देख लिए होंगे। मतलब आपको हमारे बारे में नहीं पता है, आपने जस्ट एक YouTube में वीडियो देखा होगा, आपने जस्ट Instagram में एक पोस्ट देखा होगा, उससे आपको हमारे बारे में सबसे पहले पहले तो पता चली। हमने प्रमोशन किया, एक कंपनी पहले प्रमोशन करती है, एक कंपनी पहले प्रमोशन करती है, वो एडवर्टाइजमेंट, वो प्रमोशन को कस्टमर पहले देखता है। आपने हमारा एड्स यूट्यूब में देखा, इंस्टाग्राम में देखा, उसके बाद आपने मेरे बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि अभिषेक झा है कौन, ये काला टीचर बोल के एक पढ़ाता है यूट्यूब में, कौन है ये। आपने हमारे बारे में सर्च किया, ऊपर से सर्च तो किया, इवेलुएट भी किया, मार्केट के सारे टीचर्स के साथ कंपेयर कर दिया हमको कि उन सर से ये अभिषेक सर कैसे पढ़ाते हैं, उस वाले सर से ये अभिषेक सर कैसे पढ़ाते हैं, इस वाले सर से ये अभिषेक सर कैसे पढ़ाते हैं। मतलब आपने ये कंपटीटर्स के ब्रांड्स को भी जज करना शुरू कर दिया कि उससे ये सामान कितना बेहतर है। सीधा सा बात है, उससे ये सामान कितना बेहतर है, ये सर्फ एक्सेल से निरमा कितना ज्यादा बेहतर है। आपने हमारे बारे में सर्च किया, इवेलुएट भी करने लगे कि उस सर से ये सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब आप लोगों को पता चल गया कि अभिषेक सर अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ मैं परचेस करूंगा, या हाँ मैं परचेस करूंगी इनका प्रो बैच। सो देखिए, आफ्टर इवेल्युएशन द कस्टमर मेक्स द फाइनल परचेस डिसीजन। दिस इज द एक्चुअल बाइंग एक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय एटीट्यूड्स फॉर्म अर्लियर। आपने फिर डिसाइड किया कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ इस सर का डेमो अच्छा है, हम अब परचेस करेंगे। मार्केट से भी पता कर लिए हैं, मार्केट में सारे टीचर से अच्छा पढ़ाते हैं, आपको हम मान लीजिए अच्छे लगे। अगर बुरे लगे तो स्टेज 2 में ही खत्म, अगर अच्छे लगे तो फील्ड 3 तक आप पहुंचते हो, मतलब आप परचेस कर लेते हो। और फील्ड 4 में क्या होता है कि जब आपने एक्चुअली में प्रो बैच लिया, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको सेटिस्फैक्शन हुई या डिससेटिस्फैक्शन हुई। जब आपने एक्चुअली में प्रो बैच खरीदा, फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो बोलता है दोस्तों फीडबैक, कि मैंने परचेस तो कर लिया ये सर का, लेकिन ये सर का कुछ समझ नहीं आता है। या मैंने परचेस तो कर लिया ये सर का, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं वापस सेम 4 में परचेस करूंगा या सेम 4 में परचेस करूंगी। उसको बोलते हैं दोस्तों फीडबैक। तो निकोशिया मॉडल के कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेजेस। सबसे पहले पहले कस्टमर एटीट्यूड्स एंड कस्टमर एट्रीब्यूट्स, मतलब कस्टमर के दिल तक तुमको पहले पहुंचना है एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के जरिए। मैं आपके मैं आपके दिल तक कैसे पहुंचाऊं? एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के चक्कर में, यूट्यूब, इंस्टा। फिर आपने मेरे बारे में सर्च किया, आपने मेरे बारे में सर्च किया, इवेलुएट किया। सो द कस्टमर स्टार्ट सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, कंपेयर्स डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। मेरे बारे में आपने सर्च किया, मार्केट के डिफरेंट टीचर्स के साथ मेरे को कंपेयर कर दिया आपने, कि अभिषेक सर इस टीचर से कैसा, अभिषेक सर इस टीचर से कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। इस वाले टीचर से कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। उस वाले टीचर से कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि खराब पढ़ाते हैं। पूरा मार्केट आपने सर्च कर लिया। फिर जाके फील्ड 3 में आपने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ मैं अभिषेक सर का कोर्स ही परचेज करूंगा, बिकॉज मेरे को वही अच्छे लगे, अफोर्डेबल भी वही है। और लास्ट में आपने क्या किया? मेरे को फीडबैक दे दिया। लास्ट में आपने अपना खुद फीडबैक बनाया कि प्रो बैच जो परचेज की हूं, तो प्रो बैच से मेरे को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने, मतलब फीडबैक आपने दिया। After purchase the consumer forms an opinion based on satisfaction or dissatisfaction. These feedback affects future buying decision. मतलब फ्यूचर में क्या खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ये भी डिसाइड करता है। अगर आपको मान लीजिए डिससेटिस्फैक्शन लगा, तो आप दूसरों को भी रेफर करोगे कि भाई अभिषेक झा का क्लासेस मत खरीदना। अब बोलोगे ना अभिषेक झा का क्लासेस मत खरीदना, अभिषेक झा अच्छा नहीं पढ़ाए, कोई भी वन शॉट नहीं लिए, रिवीजन नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, कोई भी सपोर्ट नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया अभिषेक झा से क्लास मत खरीदना, बोलोगे ना ऐसा? या अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा दिया हूं, तो अपने सारे के सारे दोस्तों को भी आप जोड़ोगे, बोलोगे अभिषेक झा से क्लास खरीद लो। इसको बोलते हैं फील्ड 4। सब कुछ प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ना गाइस? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सब कुछ कितना प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, डिटेल में समझा रहा हूं दोस्तों। आप लोग जस्ट बना बना के लिखना
स्टेज 4 मींस द कस्टमर फॉर्म्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन। कस्टमर को सेटिस्फाई हुआ या डिससेटिस्फाई हुआ, क्या वो फ्यूचर में उनका कोर्स खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। एग्जाम्पल देके आ जाना मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देके आ जाना मेरा, ठीक है। तो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार काइंडली कमेंट आप लोग करोगे गाइस। फील्ड 1 में कस्टमर तक ये बात पहुंचाई जाती है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन के जरिए। अब फील्ड 2 में जब कस्टमर को जानने को मिल जाता है तो कस्टमर क्या करता है, सर्च करता है आपके बारे में, इवेलुएट करता है। फील्ड 3 में क्या करता है, कस्टमर परचेस करता है आपका कोर्स। और फील्ड 4 में क्या होता है, फीडबैक देता है कस्टमर, एक्चुअली मैंने परचेस करके ये पछता रही हूं या बहुत अच्छा काम की परचेस करके। ठीक है, चलिए आइए, ओके आइए। अब अपने लोग 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में मूव ऑन करते हैं दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वर्ड या आप लिख के ले लो, हार्वर्ड या निकोसिया से एक क्वेश्चन पूछेगा। लिख के ले सकते हो आप लोग, हार्वर्ड या निकोसिया से एक क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द हार्वर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हार्वर्ड सेट मॉडल क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि द हार्वर्ड सेट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दैट एक्सप्लेन्स हाउ कस्टमर मेक परचेसिंग डिसीजन बाय कंसीडरिंग बोथ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब कि किस तरीके से कस्टमर सामान खरीदता है वो चीज बोलता है दोस्तों हार्वर्ड सेट मॉडल। मतलब कि कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है। निकोशिया एक अलग मॉडल है, हार्वर्ड सेट एक अलग मॉडल है। ये भी वही बात करता है कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है अपना पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजर के किस तरीके से एक सामान को खरीदता है। एक कस्टमर किस तरीके से सामान को खरीदता है उसके बारे में हार्वर्ड सेट मॉडल बताता है दोस्तों। बिल्कुल सेम टू सेम है लेकिन डिफरेंट अप्रोच है। तो हार्वर्ड सेट मॉडल का कंपोनेंट्स क्या है जरा आप लोग पढ़िए। मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हार्वर्ड सेट मॉडल, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहले होता है दोस्तों इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल मतलब आपको एक फोन के मदद से समझाऊंगा, ठीक है। आपको एक मोबाइल की मदद से समझाऊंगा। आइए, आपको मान लीजिए मोबाइल खरीदना है, आपको मान लीजिए फोन खरीदना है आपको। तो फोन खरीदने से पहले आप जो फोन का शोरूम जाओगे, फोन के शोरूम में जाके आप सबसे पहले उनसे प्राइस पूछोगे, क्वालिटी पूछोगे, फीचर्स पूछोगे। तो इनपुट वेरिएबल्स का मतलब कंज्यूमर्स को कौन सा चीज अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले आप फोन का दुकान जाओगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट फोन्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें अट्रैक्ट करेगा बेटा, कि वाह ये नारंगी कलर का जो फोन है, आईफोन है, कितना बेहतर लग रहा है, इसका क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है। हर एक कस्टमर्स को फीचर्स जो होते हैं, प्राइस जो होते हैं, क्वालिटी जो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, यही सब तो अट्रैक्ट करता है कि सैमसंग का फोन खरीदूंगा, सैमसंग में ये सब फीचर होने चाहिए, इतने इतने प्राइस होना चाहिए, इतना इतना प्राइस का होना चाहिए, ये सब सारा फीचर होना चाहिए, ये सब सारा क्वालिटी होना चाहिए। कि सबसे पहले कि कंज्यूमर के दिमाग में इनपुट को डालो। कि कंज्यूमर को तो पता नहीं है ना भाई, मैं आज फोन खरीदने जो जाऊंगा, आप लोग जो पहले पहले फोन, मतलब जब जब आप लोग पहली पहली बार फोन खरीदने गए थे या लैपटॉप खरीदने गए थे, तो आपको क्या कुछ पता था फोन के बारे में, क्या कुछ पता था, आइडिया था? नहीं। आप दुकान गए, दुकान में आप वो दिखाने बोले भैया को कि भैया फोन वोन दिखाओ, तो भैया दिखाए, उसका फीचर्स बताए, प्राइस बताए, क्वालिटी बताए, एडवर्टाइजमेंट की, ब्रांडिंग की, उसको देख के आपने लिया। हाँ, इसका फीचर तो बहुत अच्छा है, ये तो सैमसंग का फोन है, इसका फीचर तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप अपने दिमाग में इनपुट लेते हो। आप कुछ भी परचेज करने से पहले या तो अमेजन में सर्च करते हो या तो एक दिन शोरूम जाके देखते हो कि कौन कौन सा फोन अवेलेबल है। मतलब आप एक फोन खरीदने के लिए 4 बार शोरूम विजिट करते हो, है कि नहीं? 4 बार दुकान विजिट करते हो, है कि नहीं? अब दुकान में जाके देखते हो कि क्या प्राइस का वो फोन बिक रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या नहीं है, वो चेक करते हो सबसे पहले पहले। मतलब इसका मतलब है कि सबसे पहले पहले आप आइडिया लेते हो कि कौन सा फोन अपने को खरीदना चाहिए। सबसे पहले पहले जो मार्केट के फोन्स है, जो मार्केट के फीचर्स हैं, क्वालिटी है, एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांडिंग है, सबको आप इनपुट लेते हो, दिमाग में लेते हो। इनपुट का मतलब अपने दिमाग में इनपुट करना। फिर अपने फैमिली रेफरेंस ग्रुप से भी पूछते हो कि कौन सा फोन खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं फोन खरीदना चाहिए। फैमिली से भी पूछते हो। आप अपने, मान लीजिए आप अपने दादा को, मामा को लेके गए कि मामा चलो हम तो फोन खरीदेंगे, फोन का आइडिया हमको नहीं है, आज से पहले हमने फोन खरीदा नहीं है, आपको बड़ा आइडिया है, आप चलो हमारे साथ, आप अच्छा फोन दिलवाओगे। तो सबसे पहले पहले आप क्या करते हो कि कोई भी चीज अगर आपको खरीदना होता है, मान लीजिए लेट से फोन ही खरीदना है, तो आपको 50 तरह का आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे बेटा मेरे को ना आईफोन खरीदना था, तो आईफोन आज तक मैंने जिंदगी में खरीदी नहीं है,
मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से आता था, बहुत ही गरीब ऐसे ऐसे फैमिली से आता था, आता हूँ जहाँ पे मेरे को 10,000 का फ़ोन भी नहीं मिला ग्रेजुएशन के वक़्त तक, है ना? मैं नहीं नहीं भाई, सच्चाई सच्चाई बता रहा हूँ। तो आज मैंने पहली-पहली बार ये जो आईफ़ोन खरीदा है, तो आईफ़ोन के बारे में मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं था। वो तो मैंने इसके लिए लिया कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लिया। बाकी आईफ़ोन का नीड मेरे को आज तक भी नहीं था। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लिया कि मेरा जो ऐप डेवलपर है ना, वो बोला कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपको आईफ़ोन लेना पड़ेगा, वरना सारा का सारा आपका डेटा हैक हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जो आईफ़ोन लिया है, तो आईफ़ोन के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है। तो एक भाई है मेरा, जबकि मेरा एक दोस्त है, उसको मैं लेके गया। बोला कि भाई तू बता मेरे को क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, आप बताओ। जिधर जिधर वो लेके गया उधर मैंने उनसे पूछा, उनसे मैंने पचासों बार पूछा कि ये आईफ़ोन किस तरीके से चलता है, कैसे क्या फीचर्स है इसके, एंड्रॉइड से तो अलग है, क्या फीचर्स है, क्या नहीं फीचर्स है, आप आप थोड़ा बताइए। तो इनपुट वेरिएबल मतलब वो स्टेज जहाँ पे कंज़्यूमर को जानकारी नहीं है, जहाँ पे कंज़्यूमर को जानता ही नहीं है वो सामान के बारे में। वो जब दुकान जाता है, दुकान जाके उसको प्रोडक्ट का फीचर बताया जाता है, प्राइस, क्वालिटी, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग देख के समझता है वो। ओप्पो का इतना बड़ा-बड़ा जो होर्डिंग्स देख के तुम समझा कि ओप्पो का फ़ोन लेना है। इनपुट वेरिएबल मतलब मुझे जानकारी नहीं है, मेरे दिमाग में इनपुट हो रहा है, सीधा-सा बात है। फिर कौन-सा स्टेज आता है? फिर आता है दोस्तों कि परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट। परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कि परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि वो कस्टमर किस तरीके से वो मैसेज को, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप मान लीजिए दुकान गए फ़ोन खरीदने, आप दुकान गए फ़ोन खरीदने, अब वो अब वो अब वो भैया भैया बोला आप लोगों को कि ये फ़ोन महँगा है। अब दुकान गए फ़ोन खरीदने, वो आपको भैया भैया बोला कि ये फ़ोन 1,50,000 का है। तो मतलब एक इंसान ऐसा भी सोच सकता है, बाप रे बाप! ये फ़ोन कितना महँगा है। और एक दूसरा इंसान सोचेगा, अरे महँगा है तो क्या हुआ, ट्रेंडी है ये फ़ोन। एक दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से ये फ़ोन ट्रेंडी है और एक एक इंसान के पर्सपेक्टिव से ये फ़ोन कितना महँगा है। तो अलग-अलग इंसान के अलग-अलग थॉट्स हो सकते हैं, अलग-अलग कस्टमर के अलग-अलग थॉट्स हो सकते हैं। तो स्टेज नंबर 2 आता है परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब दे एक्सप्लेन हाउ कस्टमर रिसीव, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। मतलब उसको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप जो पूछे अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, मोबाइल दुकान में भैया भैया सबको जो पूछे, वो लोग जो बताया है वो इंफॉर्मेशन को आप कैसे ले रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। हम बोले ना, एक सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। जब आपने फोन का दाम पूछा तो वो बोला एक 1,50,000। तो एक एक इंसान यहाँ पे बोलता है वो कितना महंगा है, और दूसरा दूसरा इंसान बोलता है अरे महंगा है तो क्या हुआ, ट्रेंडी है, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। तो दो इंसान के दो थॉट्स है, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, सीधा सवाल बात है, उसको बोलते हैं परपेचुअल कंस्ट्रक्ट, को बोलते हैं हम लोग ये परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट। So these explain how customer receive, interpret and understand information due to selective attention and bias. Customer may perceive the same information differently. मतलब आप सेम ही इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली डिफरेंटली आप इंटरप्रेट कर सकते हो। वो अलग तरीके से सोचा, ये अलग तरीके से सोचा। ठीक है, चलिए। फिर क्या होता है, फिर एक स्टेज आता है लर्निंग कंस्ट्रक्ट। अब लर्निंग कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है भैया? लर्निंग कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा है। इसका मतलब होता है कि कस्टमर ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस से क्या सीखा है। मान लीजिए कि पास्ट में मैंने सैमसंग के फोन खरीदे हैं बेटा, मैंने पास्ट में क्या है कि सैमसंग के फोन खरीदे हैं, ठीक है। अब सैमसंग के जो मैंने ये पास्ट में फोन खरीदा ना, सैमसंग का फोन का मेरा एक्सपीरियंस बहुत लैग करता है, हैंग करता है, इसीलिए मेरा सैमसंग से विश्वास उठ गया। एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, लर्निंग कंस्ट्रक्ट का मतलब कि कस्टमर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी यहां पे यूज करता है कि ये फोन तो हम खरीदे थे, ये फोन एकदम फालतू है, ये फोन हमको नहीं चाहिए, ये सामान हम खरीदे थे ऑलरेडी, ये सामान एकदम फालतू है, ये सामान हमको नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं लर्निंग कंस्ट्रक्ट। वहां पे जाके कस्टमर अपना ये भी बुद्धि चलाता है कि ये सामान तो हम यूज किए हैं, ये फालतू सामान है, इसको फेंको, हटाओ, ये हमको नहीं चाहिए। तो दिस इन्वॉल्व्स the process of learning from past experience. Factors like motive, brand comprehension, attitude, confident help in forming preference and decision making. ठीक है। फिर होता है आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल का मतलब इतने सब जद्दोजहद के बाद फाइनली कंज्यूमर जो है फाइनल डिसीजन बनाता है कि हाँ मैं परचेज करूंगा।
फाइनली कंज्यूमर क्या है कि फाइनल डिसीजन बनाता है इतने सब जद्दोजहद के बाद। सबसे पहले वो अपने अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को पूछता है, दुकान जाता है, दुकान जाके फीचर्स पूछता है कि क्या क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, वो पूछता है सबसे पहले जाके। फिर जाके वो वो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रेट करता है अपने अपने वे में। कोई अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। फिर जाके वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस का हेल्प लेता है कि पास्ट में मैंने ये सामान खरीदा था, ये सामान खराब है, ये सामान नहीं खरीदूंगा, ये सामान अच्छा है, ये सामान खरीदूंगा। अपने पास्ट एक्सपीरियंस का भी वो यूज करता है। और उसके बाद आउटपुट का मतलब क्या? आउटपुट का मतलब वो फाइनल डिसीजन बनाता है कि हाँ भाई हाँ, यही सामान मेरे को खरीदना है। हाँ भाई हाँ, यही सामान मेरे को खरीदना है। यही इसी को बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल का मतलब क्या? दीज रिप्रेजेंट द फाइनल डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। इट इंक्लूड्स अटेंशन, ब्रांड चॉइस एंड परचेज इंटेंशन विद एक्चुअल परचेज। आप एक्चुअली परचेज करते हो, इसमें एक्चुअली इस वाले स्टेज में परचेज करते हो, ठीक है। अब ये जो है, ये जो आप ये नंबर 5 नंबर 6 देख रहे हो, ये सब नहीं पढ़ना है। आउटपुट तक ही सिर्फ है, ठीक है, आउटपुट तक ही सिर्फ है। ये सब आपको नहीं पढ़ना, काट दीजिए। कितना तक पढ़ना है? आउटपुट तक ही पढ़ना है। मतलब 4 ही स्टेज होते हैं इसके, ठीक है। एक्चुअली में 4 ही स्टेज होते हैं। आप लोग काइंडली गूगल में जाइएगा, गूगल में डायग्राम देख लीजिएगा। मतलब कि डायग्राम बनाना कंपलसरी है। हॉवर्ड सेट मॉडल अगर पूछा तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा डेफिनेशन, और मेन कंपोनेंट्स लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा। 10 में से 10 भाई, 10 में से 10, कोई ये नहीं है। तो हॉवर्ड सेट मॉडल क्या बोला कि सबसे पहले पहले होता है इनपुट वेरिएबल। सबसे पहले पहले कस्टमर को पता नहीं होता है उस चीज के बारे में। कस्टमर के माथे में पहले इनपुट होता है वो सब सारा चीज, कि अगर मैंने आईफोन खरीदना है तो आईफोन का क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा, रिश्तेदार से पूछूंगा, आप लोग से पूछूंगा। कि मेरे दिमाग में पहले इनपुट तो हो, इन्फॉर्मेशन तो आए। इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है पहले कस्टमर। अब इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद वो कैसा इंटरप्रेट कर रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। कि मेरे को किसी ने बोला कि आईफोन महंगा है, तो मेरे को सच में लगा कि महंगा है। किसी दूसरे इंसान को लग सकता है नहीं नहीं, आईफोन महंगा नहीं है, ये तो स्टेटस बताता है। अरे, ये तो स्टेटस बताता है, शेर पाला है खर्चा तो होगा ही। हम तो भैया शेर हैं, शेर पाला है खर्चा तो होगा ही, है ना। इसको बोलते हैं कि कस्टमर कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिर ये तीसरा, लर्निंग लर्निंग कंस्ट्रक्ट, मतलब कि कस्टमर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से क्या क्या सीख चुका है इसके बारे में। इस बारे में कस्टमर अपने पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या सीख चुका है। पास्ट में मान लीजिए सैमसंग वो खरीदा है, अब उसको सैमसंग पसंद नहीं है, वो बोलता है नहीं नहीं सैमसंग छोड़ के दिखाइए कुछ। फिर आउटपुट, मतलब आउटपुट वेरिएबल का मतलब फाइनली यहाँ पे इस वाले स्टेज में कंज्यूमर फाइनल डिसीजन ले लेता है और खरीद लेता है सामान, भाई खरीद लेता है सामान। इसको बोलते हैं आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म। बोला गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का? कंज्यूमर बिहेवियर क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले यहां पे भी कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। कंज्यूमर बिहेवियर को डेफिनेशन को लिख के उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर के नीड्स को और वांट्स को जानने के लिए, कंज्यूमर के नीड्स को, डिजायर्स को, एक्सपेक्टेशंस को जानने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी इसीलिए करता है कि ताकि उसके नीड्स को, उसके वांट्स को वो जान सके। यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, फीचर्स भी यही है। बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, फीचर्स यही है। अब तीनों लिख सकते हैं। फिर दूसरा, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर को जानने के बाद आप अपना मार्केट अपने हिसाब से बना सकते हो। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब कि अपना मार्केट आप सेगमेंट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमको ये बेबी बेबी का सामान बनाना है, हमको मान लीजिए बेबी प्रोडक्ट बनाना है, तो हम वो सारा इंसान को खोजेंगे जिसका जिसका ये बच्चा है, सीधा सा बात है, जो ठीक है। मान लीजिए कि डायपर डायपर बेचना है, तो वो हम उन सारे इंसान को खोजेंगे जो पापा बन चुकी हैं या जो मम्मी मम्मी बन चुकी है, उनको मेरे को सामान बेचना है। तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है? बेबी। अगर मेरे को मान लीजिए कि डायपर बेचना है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है? बेबी। तो बेबी बेबी को तो नहीं बेच सकते, उसके मम्मी पापा को बेचेंगे, उसके मम्मी पापा के थॉट को एनालाइज करेंगे, सीधा सा बात है।
कि उसकी जो बेबी है वो कौन सी वो डायपर मतलब कि पहनेगी, हगीज का पहनेगी या मैनी पोको पैंट्स का पहनेगी, उसका समझना पड़ेगा ना हमको, उसका दिमाग। ठीक है, उसकी मम्मी पापा का दिमाग समझना पड़ेगा, सीधा सा बात है। फिर तीसरा है प्रेडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो कि कंज्यूमर बिहेवियर इसीलिए भी जरूरी है, कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना इसीलिए भी जरूरी है कि वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाए। जैसे मैं नीचे में जाता हूँ, कभी भी नीचे में जाता हूँ, आंटी को बोलता हूँ आंटी दूध दीजिए, आंटी दूध दीजिए ऐसे बोलता हूँ। आंटी अमूल गोल्ड दूध निकाल के दे देती है, रेड काऊ दूध निकाल के दे देती है, बिकॉज पता है आंटी को कि मैं कौन सा लेता हूँ। पुचका वाला के पास जाता हूँ, पुचका वाला को बोलता हूँ कि भैया मेरा वाला पुचका खिला दीजिए। उसको पता है कि मेरा वाला पुचका कौन सा है, कम झाल और बहुत ज्यादा टॉक और कम झाल। प्रेडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, सीधा सा बात है। मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करना इसीलिए जरूरी है ताकि आप कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाओ, जान पाओ, पहले से जान पाओ कि कंज्यूमर क्या खरीदने वाला है, कंज्यूमर क्या खरीदने वाला है। ठीक है। फिर अचीविंग ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सको। फिर इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन, ताकि इट हेल्प्स मार्केटर डिजाइन स्ट्रेटेजी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर चॉइसेस थ्रू एडवर्टाइजिंग, प्रिंटिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स। मतलब जिस मतलब मान लीजिए कि जैसे जैसे सामान ये पसंद है कंज्यूमर को, उस हिसाब से अपने लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे, उस हिसाब से अपने लोग प्राइसिंग करेंगे, उस हिसाब से प्रमोशनल टेक्निक करेंगे। जिस हिसाब से कंज्यूमर को पसंद है उसी हिसाब से सब कुछ होगा, उसी हिसाब से। फिर ये डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स है कि अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हो, अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव को समझते हो, तो आप उस हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हो, उस हिसाब से मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हो कि आपका टारगेटेड ऑडियंस आ पाए, अट्रैक्ट कर पाओ उसको। तो नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन क्रिएटिंग अट्रैक्टिव एंड टारगेटेड मार्केट कैंपेन्स एंड दैट अपील्स टू स्पेसिफिक कंज्यूमर ग्रुप्स। फिर बिल्डिंग कंज्यूमर लॉयल्टी, कि कस्टमर का लॉयल्टी जीतने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसके लॉयल्टी को जीत पाओ। अरे ताकि कस्टमर लॉयल रहे। मैं बोला तो बहुत सारे बच्चे हमसे सेम वन से ही पढ़ रहे हैं, सेम वन में भी पढ़े थे, सेम टू में भी पढ़े थे, सेम थ्री में भी पढ़े थे, मतलब वो लॉयल हो चुके हैं। अब उसको कोई भी कितना भी मोह दिखाएगा वो हमसे ही पढ़ेंगे। मतलब वो कस्टमर्स मेरे क्या है, लॉयल है, वो स्टूडेंट्स मेरे क्या है, लॉयल है कि भैया कुछ भी हो जाए हम आपसे ही पढ़ेंगे, आपको छोड़ के किसी से नहीं पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना इसीलिए जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आप लोगों पे काम किया, मैंने वो सारी की सारी जरूरतों को समझी जो एक स्टूडेंट को चाहिए, जो एक स्टूडेंट को चाहिए। वन शॉट चाहिए एक स्टूडेंट को, रिवीजन चाहिए एक स्टूडेंट को, डाउट्स वो सॉल्विंग सॉल्विंग चाहिए एक स्टूडेंट को, क्लासेस चाहिए एक स्टूडेंट को। मैंने वो सारी की सारी जरूरत को पूरा किया है, इसीलिए तुमने मेरे ऊपर लॉयल्टी दिखाया है कि पढ़ेंगे तो अभिषेक भैया से ही पढ़ेंगे। बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर, मतलब कि कंसिस्टेंटली वो कंपनीज कैन डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड ब्रांड लॉयल्टी, इंश्योरिंग रिपीट परचेसेस। ठीक है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस कुछ भी पूछे तो सबसे पहले आप डेफिनेशन चेप देना, 4-5 लाइन का कंज्यूमर बिहेवियर का डेफिनेशन चेप देना, उसके बाद 7-8 पॉइंट लिख देना, बस बात खत्म, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया गाइस। काइंडली काइंडली आप लोग एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। यूनिट नंबर 1 खत्म। थैंक यू।